लाख रुपए नहीं है, लेकिन बदले में मैं आपको बहुत ही कीमती चीज दे सकता हूं। ये कहकर केशव ने अपनी बहन को वीर मेहरा की ओर बढ़ा दिया। राधा को आप अपने पास रखिए, इसे अपने साथ ले जाइए। जब तक आपके 5 लाख का इंतजाम नहीं हो जाता, आप इसे अपने पास रख सकते हैं। राधा अपने शराबी और जुआरी भाई की इस हरकत पर सन्न रह गई। कुछ बोलने के लिए होंठ खोले, लेकिन शब्द उसके होंठों से निकल न सके। उसे यह तो पता था कि उसका भाई केशव एक घटिया इंसान है। पैसे के लिए वह कुछ भी कर सकता है, लेकिन इस हद तक गिर जाएगा, यह उसे अंदाजा नहीं था। और वीर तो राधा की सुंदरता से बुरी तरह घायल हो चुका था। उसका हाथ पकड़कर वह उसे अपने घर ले आया। रात को जब वो उसके करीब आया तो राधा तड़प उठी। प्लीज मेरे पास मत आइए, मैं आपकी एक एक पाई चुका दूंगी। आपके घर में नौकरानी बनकर रहूंगी, लेकिन मुझे हाथ मत लगाइए। प्लीज, मैं मर जाऊंगी, ये बदनामी सह नहीं सकूंगी। वह तड़प तड़प कर रो पड़ी थी और वीर उसे हैरानी से देखने लगा। वो उसके पास आया जरूर था, लेकिन उसके साथ कोई रिश्ता बनाने के लिए नहीं, बल्कि उसके माथे पर लगे जख्म को साफ करने के लिए। वह जख्म उसे उस वक्त लगा था जब केशव ने उसका हाथ वीर के हाथ में दिया था। वीर से अपना हाथ छुड़ाकर वह केशव के सामने आकर खड़ी हो गई थी। मैं तुम्हारी यह बात नहीं मानूंगी केशव, तुम्हारे खिलाफ पुलिस में शिकायत करूंगी। और केशव ने एक जोरदार थप्पड़ राधा के गाल पर रखा था। वो लड़खड़ाकर पीछे रखी टेबल से जा टकराई। उसके माथे पर टेबल का कोना लगा और वहां से खून बहने लगा था। और वहीं जख्म वीर साफ करने के लिए आगे बढ़ा था। ठीक है, आज से तुम बंगले में काम करोगी, घर के सारे नौकरों पर नजर रखोगी और अपनी निगरानी में उनसे काम करवाओगी। इस काम की तुम्हें महीने की तनख्वाह मिलेगी। जब मेरे 5 लाख पूरे हो जाएंगे, तब तुम इस घर से जा सकती हो। बस कर दो केशव, अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। ये 5,000 जो मुझे ट्यूशन की फीस के मिले हैं, अगर ये भी तुम ले लोगे तो मैं घर का राशन कहाँ से लाऊंगी? पापा की दवाइयां कैसे खरीदूंगी? राधा रोते हुए केशव के सामने हाथ जोड़ रही थी, लेकिन केशव वो रुपये राधा से छीन चुका था। देखना, इसके डबल करके दूंगा तुझे। मैंने एक दांव लगाया है और मुझे यकीन है मैं जीत जाऊंगा। घर का राशन भी आ जाएगा और पापा की दवाई भी। ये कहकर वह 5,000 लेकर चला गया था और राधा वहीं रोती रह गई। ये 5,000 उसके लिए बहुत मायने रखते थे। वो रोती हुई अपने पापा के कमरे में गई, जहां राकेश जी बिस्तर पर लेटे कराह रहे थे। उनका एक हाथ लकवे से ग्रस्त था। पापा, केशव सारे पैसे ले गया। मैं एक एक पैसा जोड़ रही थी आपकी दवा के लिए, घर के राशन के लिए। राकेश जी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह कुछ नहीं बोले। वो उनके पास बैठकर उनका हाथ पकड़कर काफी देर तक रोती रही। राकेश जी कभी आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत तो नहीं थे, लेकिन जब वह एक कंपनी में क्लर्क की नौकरी करते थे तो घर का गुजारा अच्छे से हो जाता था। वह मेहनती और ईमानदार इंसान थे। पिछले साल उनकी पत्नी का देहांत हुआ और फिर कुछ ही महीनों बाद उन्हें लकवा मार गया। दोनों बच्चों के साथ वह सामान्य जीवन जी रहे थे, लेकिन एक के बाद एक मुसीबतें उनके दरवाजे पर दस्तक देती रहीं। मां की मौत और बाप की बीमारी ने केशव को पूरी तरह तोड़कर रख दिया। अभी उसकी उम्र केवल 20 साल थी और राधा से वो 2 साल बड़ा था। शुरुआत में उसने नौकरी के लिए इधर उधर कोशिश की, लेकिन जब कुछ नहीं मिला तो गलत संगति में पड़कर जुआ खेलने लगा। कुछ महीनों में ही वह घर के बर्तन तक बेच चुका था। जब घर में भूखे रहने की नौबत आई तो राधा ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। अब वही पैसे भी केशव डबल कराने के बहाने छीन कर लेकर चला गया था। अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए राधा सरकारी अस्पताल की ओर भागी थी, क्योंकि राकेश जी की सारी दवाइयां खत्म हो रही थीं और घंटों लाइन में लगने के बाद वह अपने पापा की दवाइयां लेकर लौटी। अस्पताल की हालत खराब थी। डॉक्टर सीधे मुंह बात नहीं करते। दवा की लाइन अलग तो जांच की लाइन अलग लगानी पड़ती थी। रात को केशव जब घर लौटा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। राधा समझ गई कि वह फिर से पैसे हार गया है। गुस्से में आकर उसने केशव को बातें सुनाई। तुम तो कह रहे थे डबल करके लाऊंगा। केशव भी झल्ला उठा। बकवास बंद कर अपनी, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूं। राधा ने गौर से उसका चेहरा देखा तो वह सच में उसे परेशान लगा और कुछ डरा हुआ भी लग रहा था। वह बिना खाना खाए अपने कमरे में चला गया और राधा अफसोस से अपनी आंखों में आई नमी साफ करने लगी। अगली सुबह दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। राधा ने दरवाजा खोला
तो एक अमीर सूट बूट पहने हुए एक बेहद रौबदार और खूबसूरत पर्सनैलिटी का आदमी खड़ा था। साथ में कुछ गार्ड भी थे। इतनी बड़ी गाड़ी में उस इंसान का राधा के घर आना उसे सचमुच हैरत में डाल गया था। उनके घर तो उनके रिश्तेदार भी नहीं आते थे, फिर इतना अमीर आदमी उनके घर क्यों आया था? आसपास मोहल्ले के लोग भी झांक झांक कर देख रहे थे। वीर मेहरा को हैरान होकर देख रहे थे। यहाँ केशव रहता है? उसने राधा को ऊपर से नीचे तक देखकर पूछा। जी, वो मेरा भाई है। आप कौन? राधा ने घबराते हुए पूछा। उसी वक्त केशव भी कमरे से बाहर निकला और सामने खड़े वीर मेहरा को देखकर कांप उठा। वीर मेहरा शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। केशव 4-5 दिन पहले ही उसकी कंपनी में इंटरव्यू देने गया था। उसकी हालत देखकर वीर ने उसे नौकरी पर भी रख लिया था और उसे 5 लाख रुपए एक जरूरी डील के पहुंचाने के लिए दे दिए थे। रास्ते में केशव को एक पुराना दोस्त मिला, जिसने उसे बहका दिया कि यह पैसे एक जगह डबल कर सकता है। 100% जीत पक्की है। केशव लालच में आ गया और पूरा पैसा जुए में हार गया। अब वीर खुद उसके घर पहुंच चुका था, क्योंकि वीर के लिए केशव का पता निकलवाना कोई मुश्किल काम नहीं था। केशव वीर के पैरों में गिर पड़ा। माफ कर दीजिए सर, मैं लालच में आ गया था। प्लीज, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। जबकि राधा हैरानी से ये सब कुछ देख रही थी। वीर ने उसे ऊपर उठाया और एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, बात पैसे की नहीं है, बात मेरे विश्वास की है। मैंने तुम्हारी हालत पर तरस खाकर तुम्हें नौकरी दी, लेकिन तुमने मेरे भरोसे को तोड़ दिया और मैं धोखेबाजों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। ये कहकर वीर ने उसका कॉलर पकड़ लिया। इस धोखे की सजा तुझे जरूर मिलेगी। जेल जाने के लिए तैयार हो जा। और जेल की धमकी सुनकर केशव डर गया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह खुद को कैसे बचाए, और तभी उसके दिमाग में ख्याल बिजली की तरह चमक उठा था। केशव ने झट से डरकर जल्दी से राधा का हाथ पकड़ा और वीर की ओर बढ़ाया। सर, आप इसे अपने साथ ले जाइए। जब तक मैं आपके पैसे वापस नहीं कर देता, इसे अपने पास रखिए। वीर को अब एक और झटका लगा था। उसे यह तो पता था कि केशव झूठा है, धोखेबाज है, पर अब यह देखकर वह हैरान रह गया था कि यह आदमी इतना गिरा हुआ है कि अपनी बहन को सौंपने से भी नहीं हिचक रहा। राधा की आंखों में आंसू छलक आए। वो एक झटके से केशव की ओर बढ़ी और उसे कॉलर से पकड़ते हुए बोली, बेशर्म इंसान, अपनी बहन का सौदा करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? केशव ने बदले में उसे खुद से दूर झटका था और वह लड़खड़ाकर आंगन में पड़ी टेबल से जा टकराई और उसके माथे से खून बहने लगा। तो क्या मैं जेल चला जाऊं? कम से कम तू किसी अमीर आदमी के पास जाएगी और मैं पापा का इलाज करवा सकूंगा। पापा का नाम बीच में मत लो केशव, ये सब कुछ तुम सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कर रहे हो। राधा की कांच जैसी हरी आंखों से आंसू बहने लगे और वीर अब तक पूरे हालात बहुत अच्छे से समझ चुका था। राधा की मजबूरी और उसकी बेबसी उसके दिल को छू गई थी। वो एक पल रुका, जैसे कोई बड़ा फैसला किया हो, फिर सख्त लहजे में बोला, ठीक है, 5 लाख के बदले मैं इस लड़की को अपने साथ लेकर जा रहा हूं। राधा ने एक झटके से सर उठाकर वीर को देखा। वो देखने में एक अच्छे घराने का सभ्य और संस्कारी लड़का लग रहा था। उसे लगा कि वह केशव की इस डील को ठुकरा देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। वह तो फौरन ही राजी हो गया था। अब उसे वीर से सख्त नफरत महसूस हो रही थी, जबकि वीर ने आगे बढ़कर राधा का कांपता हुआ हाथ अपने हाथ में लिया था, जो बर्फ की तरह एकदम ठंडा हो रहा था। राधा ने तुरंत अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, छोड़िए मेरा हाथ, मैं कहीं नहीं जा रही। लेकिन वीर ने उसे मजबूती से थाम लिया और गाड़ी की तरफ ले चला। छोड़िए मुझे, मुझे आपके साथ नहीं जाना। आपके पैसे केशव ने लिए हैं ना? उसने आपको धोखा दिया है, तो उसी से बदला लीजिए। मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन वीर उसकी एक भी नहीं सुन रहा था। एक झटके से उसने दरवाजा खोलकर राधा को अंदर धकेला था और गाड़ी का दरवाजा बंद करके ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। पूरे रास्ते राधा की सिसकियां गाड़ी के अंदर गूंजती रही थी। कभी कभी वह चुपचाप नजरें उठाकर वीर की ओर देखती, तो वह भी पल भर के लिए उसकी तरफ देख लेता। लेकिन जब उसकी सिसकियों ने हद पार कर दी, तो वीर ने अचानक गाड़ी एक झटके से रोकी थी। रोना बंद करो, वरना चलती गाड़ी से नीचे फेंक दूंगा। वो गुस्से से दहाड़ा था। वैसे ही मेरा दिमाग बहुत खराब है और तुम इसे और ज्यादा खराब मत करो। वीर का दिमाग झुंझलाहट और गुस्से का शिकार था, क्योंकि जज्बात में भरकर उसने राधा को साथ लाने का फैसला तो कर लिया था, लेकिन अब आगे क्या होगा, ये सोच सोच कर परेशान हो रहा था।
उसे नहीं पता कि वह क्या करें। दादी को क्या बताएं कि लड़की कौन है और क्यों मैं इसे घर लेकर आया हूं। ये सोचकर वह काफी परेशान था। उसके झुंझलाहट और गुस्से से राधा सच में डर गई थी। गाड़ी एक बड़े से बंगले के सामने रुकी। राधा चुपचाप गोद में हाथ रखे बैठी रही। वीर ने उसका दरवाजा खोला और उसका हाथ पकड़कर बाहर की ओर खींच लिया। ड्रामा करना बंद करो, समझी? वो झल्लाया। दरवाजे पर पहुंचने से पहले उसने हल्का सा दरवाजा खोलकर अंदर झांका था। पूरा हॉल एकदम खाली पड़ा था। फिर उसने राधा का हाथ पकड़ा और चुपचाप उसे अपने कमरे की ओर ले गया। फ्रेश हो जाओ, मैं अभी थोड़ी देर में वापस आता हूं। और एक बात कान खोलकर सुन लो, जब मैं कमरे में लौटूं तो तुम्हारा यह रोया हुआ बिखरा चेहरा नहीं देखना चाहता। ये कहते हुए उसने एक लोअर और टी शर्ट उसकी तरफ फेंके और झुंझलाहट से दरवाजा बंद करते हुए बाहर चला गया। राधा ने एक नज़र उन कपड़ों पर डाली और फिर उन्हें दूर फेंकते हुए वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर बाद जब वीर कमरे में लौटा तो वह अभी भी जमीन पर बैठी हुई थी। उसे देखते ही वह घबराकर दीवार से सटकर बैठ गई। वीर के माथे पर बल उभर आए, लेकिन उसने खुद को तुरंत संयत कर लिया। फिर धीरे धीरे कदमों से उसके पास आया और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। अभी उसने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया ही था कि राधा सहम कर पीछे हटी। नहीं, प्लीज मेरे पास मत आइए, मुझे हाथ मत लगाइए, मैं मर जाऊंगी, ये जिल्लत मैं और नहीं सह सकती। वीर उस मासूम सी लड़की की ओर हैरत से देखने लगा, जिसकी आंखें रो रो कर सूज चुकी थीं और पूरा चेहरा लाल गुलाबी हो रहा था। एक हल्की सी मुस्कान वीर के होंठों को छू गई। उसने राधा की यह गलतफहमी दूर नहीं की कि वह उसके पास किसी गलत इरादे से नहीं बढ़ा था, बल्कि उसके माथे पर लगे जख्म को देखने के लिए आगे बढ़ा था। लेकिन उसने जानबूझकर चुप्पी साधी और राधा को और भी डरा दिया। क्यों ना आऊं तुम्हारे करीब? मैं तुम्हें पूरे 5 लाख के बदले खरीद कर लाया हूं। अब तुम मेरी हो, जैसे चाहूं तुम्हारा इस्तेमाल कर सकता हूं। और इस रात के लिए मैंने बहुत कुछ सोच कर रखा है। मैंने कहा था ना, जाकर फ्रेश हो जाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। चलो कोई बात नहीं, अब मैं खुद ही तुम्हें अपने हाथों से। वो अपनी बात अधूरी छोड़ गया और राधा तड़प उठी। नहीं, प्लीज आप ऐसा कुछ मत कीजिए, वो कांपते होंठों से बोली थी। वीर का ध्यान उसके उन नाजुक लब्बों पर अटक कर रह गया। जिंदगी में पहली बार कोई लड़की उसके दिल को इतनी गहराई से छू रही थी। उसका मन मचलने लगा कि उसे छू कर देखे, उसके नाजुक से लबों को महसूस करे, उसके बालों की खुशबू में खो जाए, उसकी कांच सी आंखों को अपने होंठों से छू कर देखे। मगर उसने खुद को संभाल लिया। वो जानता था कि इस लड़की को वह बिना किसी रिश्ते के अपने पास नहीं रख सकता। वो बस बिना सोचे समझे उसे वहां से उठा लाया था, क्योंकि वह जानता था जिस हद तक केशव गिर चुका था, आज नहीं तो कल वह राधा का सौदा कर ही देगा। और वह राधा, जिसकी खूबसूरती ने उसे पहली ही नजर में घायल कर दिया था, अब उसे किसी भी कीमत पर तकलीफ में नहीं देखना चाहता था। खुद को संभालते हुए वह एक नपे तुल्ले अंदाज में धीरे से बोला था, ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुमसे अपने 5 लाख वसूल ना करूं, तो तुम्हें वही करना होगा जैसा मैं कहूं। मैं तैयार हूं, वो जल्दी से अपने आंसू पोंछते हुए बोली। वीर की इस बात ने राधा को उम्मीद की एक डोर थमा दी थी। ठीक है, पहले तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, फिर उसके बाद बताऊंगा कि अब आगे क्या करना है। और यह सुनकर उसके होंठ फड़फड़ा उठे थे। शादी? वीर ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। हाँ, ये सिर्फ नाम की शादी होगी, क्योंकि तुम इस घर में बिना किसी रिश्ते के नहीं रह सकती। मैं अपने घर वालों को बताऊंगा कि तुम मेरी बीवी हो, उसके बाद मैं तुमसे अपने 5 लाख रुपए भी वसूल करूंगा। अगर तुम शादी के लिए नहीं मानोगी, तो मैं बिना शादी के ही तुमसे अपने पैसे वसूल करूंगा, समझी? अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। ये कहकर जैसे ही वह उठकर जाने लगा, पीछे से राधा की आवाज आई। मैं शादी के लिए राजी हूं। और वीर के होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल उठी थी। उस मुस्कान को राधा नहीं देख पाई थी, क्योंकि उस वक्त वीर की पीठ राधा की ओर थी। राधा आईने के सामने खड़ी अपने आप को हैरानी से देख रही थी। एक ही दिन में उसकी पूरी जिंदगी बदल चुकी थी। दुल्हन के लाल जोड़े में वह बेहद सुंदर लग रही थी। सुंदर गहने और हल्का सा मेकअप उसके रूप को और भी निखार रहे थे। उसने कभी जिंदगी में इतना कीमती ड्रेस नहीं पहना था और ना ही कभी ऐसे सजी थी। आज पहली बार खुद को इस रूप में देखकर उसे यकीन नहीं हो रहा था
कि आईने में जो लड़की दिख रही है वही राधा है। लोगों से उसने अपनी खूबसूरती की तारीफ तो सुनी थी, पर कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। उसकी सहेली उसे कहती थी, राधा, तू बहुत सुंदर है, अपनी आंखें देखी हैं, कभी गौर से देखना, कोई तेरी आंखों में एक दिन जरूर डूब जाएगा। और राधा एक कड़वी सी मुस्कान छोड़कर रह जाती। उसे पता था ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक कच्चे मोहल्ले की एक झोपड़ी में पली बड़ी लड़की, जहां न साफ पानी था न अच्छा खाना, हर तरफ बदबू फैली रहती थी और बारिश में टिन की छत टपकती थी। उस माहौल से निकलकर इतने बड़े माहौल में आ जाना किसी सपने से कम नहीं था। उसने अपने बाजू को हल्के से छुटकी काट कर देखा तो दर्द की टीस ने उसे यकीन दिलाया कि वह सपने में नहीं, हकीकत में है। जिंदगी में उसने बहुत मुश्किलें देखी थीं, मगर कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा जब उसकी शादी होगी और वह खुश नहीं होगी। उसकी शादी एक सौदे का हिस्सा थी, इसीलिए वह चाहकर भी अपने सजे हुए रूप की तारीफ नहीं कर पा रही थी। थके कदमों से जाकर वह बिस्तर पर बैठ गई। कुछ ही देर बाद एक नौकरानी उसे लेने आई। नीचे मंडप तैयार था और शादी की सारी तैयारियां पूरी थीं। वह धीरे धीरे कदमों से नीचे आई। कुछ ही समय बाद उसके नाम के साथ वीर मेहरा का नाम जोड़ दिया गया। शादी एक लड़की की जिंदगी का ऐसा समय होता है जब वह एक साथ खुश भी होती है और उदास भी। उसे नई जिंदगी और नया जीवन साथी मिलने की खुशी होती है, लेकिन अपने मायके को छोड़ने का दुख भी। राधा के दिल में तो खुशी नाम की कोई चीज नहीं थी। हाँ, दुख जरूर था, लेकिन अपने घर को छोड़ने का नहीं, बल्कि अपने आप को एक सौदा बन जाने पर। उसे बेख्तियार अपने पापा की याद आई। पता नहीं केशव ने पापा को समय पर खाना और दवाई दी होगी या नहीं। उन्होंने मेरे बारे में जरूर पूछा होगा। केशव ने पापा को मेरे बारे में क्या बताया होगा। यही सब सोच सोच कर राधा परेशान हो रही थी। पता नहीं आगे उसकी जिंदगी में क्या क्या होने वाला था। वीर मेहरा सुबह उसे अपने साथ लाया था और अब फिर घर से चला गया था। वह पूरा दिन कमरे में बंद रही थी। दोपहर का खाना भी कमरे में भेज दिया गया था। शाम के समय एक नौकरानी उसके कमरे में कुछ सामान रख कर गई और कुछ देर बाद एक ब्यूटिशियन आई थी जो उसे तैयार करके चली गई। क्या वो वापस आकर उससे रिश्ता बनाएगा और फिर अपना मतलब निकालकर उसे छोड़ देगा, या फिर उसे किसी गलत काम में इस्तेमाल करेगा, या फिर बाकी अमीरजादों की तरह सजाकर अपने बिजनेस पार्टनर्स के सामने पेश करेगा और अपने काम निकालेगा। इन सब सोचों ने राधा के दिमाग को जैसे चीर दिया। उसकी आने वाली जिंदगी का डर एक तलवार की तरह उसके सिर पर लटक रहा था, और सिर्फ एक शख्स था जो उसे इस डर से बाहर निकाल सकता था, उसके सारे सवालों का जवाब देकर, और वो था वीर मेहरा। लेकिन वह तो गायब था। राधा बिस्तर की टेक लगाकर आंखें मूंद गई। उसका दिमाग इतना थक चुका था कि कुछ सोच पाने की हालत में अब बिल्कुल भी नहीं था। राधा को नींद आने लगी तो उसने एक तकिया सीधा किया और बिना कपड़े बदले वहीं बिस्तर पर आधी लेटी हुई सी सो गई। कहते हैं, जब थकावट हद से ज्यादा हो तो नींद कांटों के बिस्तर पर भी आ जाती है, और राधा को तो यहाँ एक नरम और मखमली बिस्तर मौजूद था। कुछ ही देर में वह गहरी नींद की आगोश में चली गई। रात के लगभग 1 बज रहे थे जब वीर मेहरा कमरे में दाखिल हुआ। उसकी आंखें लाल हो रही थीं और चेहरे से ही थकावट साफ झलक रही थी। आंखें नींद से बोझिल हो रही थीं। कपड़े बदलने तक का उसे होश नहीं था। वह आगे बढ़ा और गिरने के अंदाज में एकदम बिस्तर पर लेट गया। लेकिन तभी एक लड़की की चीख से पूरा कमरा गूंज उठा। एक नाजुक नरम सा शरीर वीर मेहरा के नीचे दबा हुआ था और निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था। तभी वीर को याद आया कि अब उसकी बीवी भी है, जिससे आज ही शाम को उसकी शादी हुई है। वह झट से उठा और साइड टेबल का लैंप जलाया। राधा बिस्तर पर बैठी हुई थी और गहरी गहरी सांसें ले रही थीं। उसने अपना हाथ सीने पर रखा हुआ था। वीर ने ध्यान से उसकी ओर देखा। वो बहुत ज्यादा घबराई हुई सी लग रही थी। राधा वही लड़की थी जिसकी खूबसूरती ने पहली ही नजर में उसे घायल कर दिया था। इस वक्त भी वह अपने रूप के सभी हथियारों से लैस लग रही थी, और वीर बस एकटक उसे देखता जा रहा था। आज उनकी शादी हुई थी और यह उनकी शादी की पहली रात थी। लेकिन कितनी हैरत की बात थी कि वीर काम में इस कदर व्यस्त हो गया था कि अपनी शादी और शादी की पहली रात को ही भूल चुका था। अब जब सामने दुल्हन बनी राधा को देखा तो पता नहीं क्यों बेख्तियार दिल की धड़कनें तेज होने लगी थीं। सारी थकान, सारी नींद एक पल में ही हवा होने लगी थी।
लेकिन वो उसे छू नहीं सकता था, उसके साथ पति वाला रिश्ता नहीं बना सकता था। ये सोचकर ही पता नहीं उसे क्या हुआ कि वो उठकर एकदम से वॉशरूम में चला गया और फिर लौटकर अलमारी के सामने जाकर खड़ा हो गया, जबकि राधा उसकी हर हरकत को चुपचाप देख रही थी। वो चाहती थी कि वो उससे खुलकर बात करे और इस रिश्ते की सच्चाई को समझे। वो इंतजार कर रही थी कि कब वीर उसके पास आए और कब बात करने का मौका मिले। कुछ देर बाद वीर उसके पास आकर बैठा तो राधा एकदम घबराकर जरा सा पीछे खिसक गई और फिर उसने घबराते हुए हाथ मरोड़ते हुए कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वीर जानबूझकर उसकी तरफ देखने से बच रहा था और उसकी तरफ से ध्यान हटाने की खातिर अपने जेब से मोबाइल निकालकर उस पर कुछ स्क्रॉल करने लगा। उसे लग रहा था कि अगर उसने नजरें मिलाई तो फिर से वह उसकी तरफ खींचने लगेगा, लेकिन राधा की बात सुनकर उसने उसकी तरफ देखा और फिर धीरे से उसके करीब आया। उसे कंधों से पकड़ा ही था कि राधा के पूरे वजूद में एक करंट सा दौड़ चुका था। यानी इस सौदे की शादी में भी वीर उससे अपना हक वसूल करना चाहता है। ये सोचकर ही राधा को रोना आया था। बड़ी बड़ी आंखों से आंसू बहने लगे। वो राधा के चेहरे को ध्यान से देख रहा था कि तभी राधा ने पलकें झुका लीं और उसकी आंखों से आंसू और भी तेजी से बहने लगे। प्लीज मेरे पास मत आइए, मैं आपकी एक एक पाई चुका दूंगी, आपको बोला था ना मैंने। वीर ने हैरानी से उसकी ओर देखा। राधा का भरोसा जीतना इतना आसान नहीं था। उसने झट से उसके कंधों को छोड़ दिया था। ठीक है, तुम मेरे पैसे लौटाने के लिए क्या करोगी? जानती भी हो पूरे 5 लाख रुपए हैं। मेरे लिए ये रकम कुछ भी नहीं, लेकिन शायद तुम्हारे लिए बहुत बड़ी है। कहाँ से लाऊंगी इतने सारे पैसे? वीर ने उसकी तरफ देखकर एक भड़कते हुए पूछा। वो जानना चाहता था कि राधा के इरादे क्या हैं। मैं कुछ भी कर लूंगी, मगर आपके पैसे मैं लौटा दूंगी। अगर आप मुझे घर से बाहर जाकर काम करने की इजाजत दें तो मैं जल्दी ही आपके पैसे चुका दूंगी, चाहे मुझे डबल शिफ्ट क्यों ना करनी पड़े। राधा धीरे से बोल रही थी, जबकि वीर दिल ही दिल उसके जवाब से काफी प्रभावित हुआ था। ठीक है, आज से तुम इसी घर में रहोगी और काम करोगी। घर के सारे नौकरों पर नजर रखना, घर का हिसाब किताब करना अब तुम्हारी जिम्मेदारी होगी और इसके लिए मैं तुम्हें हर महीने सैलरी दिया करूंगा। जब तुम्हारे 5 लाख पूरे हो जाएंगे तब तुम इस घर से जा सकती हो। 5 लाख, ये हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज भी उस दिन खत्म हो जाएगी। वीर ने बहुत ही मुलायम लहजे में राधा के चेहरे को नजरों में भरते हुए कहा। राधा ने उसकी बात समझते हुए सिर हिला दिया और अपनी पूरी रजामंदी दे दी। वीर कुछ देर उसे खामोशी से देखता रहा, फिर गहरी सांस लेकर कमरे से बाहर निकलता चला गया। कुछ समय बाद वो दोबारा कमरे में लौटा। उसके हाथ में कॉफी के 2 कप थे। मैं तुम्हारे साथ कुछ बातें साफ करना चाहता था, मगर साथ ही नींद भी बहुत आ रही थी, तो सोचा कॉफी बना दूं ताकि बात भी हो जाए और नींद भी थोड़ी दूर हो जाए। वीर की बात सुनकर राधा ने हैरानी से उसकी ओर देखा, मगर कुछ नहीं बोली और चुपचाप उसके हाथ से एक कप कॉफी का ले लिया। वीर उसके सामने बैठ गया और उसकी मोहक सूरत को नजरों के घेरे में लेते हुए बोला, देखो राधा, इस घर में मेरी एक दादी है। मेरे माँ बाप बहुत पहले मर चुके हैं। मुझे मेरी दादी ने ही पाला है। उन्हीं की बदौलत मैं इस लायक बना कि अपने पापा का बिजनेस संभाल सकूं। मैं दादी से बहुत प्यार करता हूं। बस इतना कहना है कि तुम्हारे होने से उन्हें कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। राधा ने वीर की बात सुनकर सहमति में सिर हिला दिया, हालांकि वो उसकी बात पूरी तरह समझी नहीं थी। जब भी एक सौदे की शादी थी तो देर सवेर उसे खत्म हो जाना था, तो फिर आखिर उसे क्या जरूरत थी कि वो उसकी दादी का ख्याल रखती या ना रखती। मगर उसे इस घर में नौकरों की निगरानी करनी थी और उन्हीं के साथ नौकरों की तरह काम भी करना था। इसीलिए उसने कोई सवाल जवाब नहीं किए और इस बात को भी अपनी ड्यूटी समझते हुए सिर हिला दिया। उसकी इतनी आज्ञाकारिता देखकर वीर मुस्कुरा दिया और फिर कहने लगा, इस घर में किसी को भी यह नहीं पता चलना चाहिए कि हमारी शादी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। जैसे ही यह समझौता पूरा होगा हम यह रिश्ता खत्म कर देंगे और तुम आजाद। इसी वजह से हमें एक ही कमरे में पति पत्नी की तरह भी रहना होगा। मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कभी भी तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा, लेकिन हमें एक ही कमरे में रहना होगा ताकि किसी को हमारे रिश्ते की सच्चाई का अंदाजा ना हो। क्या तुम मेरी बात समझ रही हो? राधा के लिए यह सब करना आसान नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह वीर के साथ एक ही कमरे में कैसे रह पाएगी, मगर इनकार की भी कोई स्थिति नहीं थी।
इसीलिए चुपचाप सहमति में सिर हिला दिया। क्या तुम भी कुछ कहना चाहती हो? इस रिश्ते को निभाने के लिए क्या तुम्हारी कोई शर्त है? वीर ने पूछा तो राधा ने ना में सिर हिला दिया। राधा के लिए इतना ही बहुत था कि उसकी इज्जत इस घर में महफूज थी। वीर ने उससे कोई शारीरिक रिश्ता बनाने की जबरदस्ती नहीं की थी। ये बात ही उसके लिए बहुत बड़ी थी। उसे अपना कर्ज चुकाने का मौका मिल रहा था और वो इस जबरदस्ती के रिश्ते से बाहर निकल सकती थी। अगर वीर उसे वापस भेजने से इनकार कर देता तब भी वह क्या कर सकती थी? आखिर वो 5 लाख के बदले इस घर में लाई गई थी। अब वो उसके सामने अपनी कोई भी शर्त रखना नहीं चाहती थी। उसकी यह चुप्पी और सहमति वीर को उस समय जरा भी अच्छी नहीं लगी, मगर फिर वह चुपचाप उठकर सोफे पर जाकर लेट गया। उसका इरादा तो राधा से और बातें करने का था। वो उसके चेहरे को और निहारना चाहता था, मगर जब राधा ने ही बात खत्म कर दी तो उसे भी चुपचाप हटना पड़ा। सुबह वीर की आंख पीठ में उठती दर्द की तेज लहर की वजह से खुली। रात भर सोफे पर सोने के कारण उसकी कमर अकड़ चुकी थी। वो कराहते हुए उठा और बिस्तर की ओर देखा, मगर राधा वहां नहीं थी। तभी वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आई तो वह थोड़ा सा सीधा होकर बैठ गया। तभी दरवाजा खुला और राधा बाहर निकली। राधा को देखकर वीर को जोर का झटका लगा। राधा के कपड़े इतने अजीब थे कि वह खुद को रोक नहीं सका और जोर से हंस पड़ा। उसने अपनी शादी के जोड़े वाले जरीदार दुपट्टे को कुछ इस अजीब अंदाज में लपेट रखा था जैसे किसी ने एक ही दुपट्टे से साड़ी बनाने की कोशिश की हो। हाँ, ब्लाउज लहंगे वाला ही पहना हुआ था। वीर हंसी से लोटपोट हो गया और राधा के पास आकर खड़ा हो गया। वो बहुत ही कंफ्यूज हो चुकी थी और फिर शर्मिंदा होकर निगाहें झुकाकर खड़ी हो गई। यह तुमने कैसे कपड़े पहन रखे हैं? मैंने आज तक किसी लड़की को ऐसे कपड़ों में नहीं देखा, वीर ने हंसते हुए कहा। वीर को इस तरह हंसता देखकर राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा, मेरे पास शादी के जोड़े के अलावा दूसरा कोई कपड़ा नहीं था, और जो कपड़े आप मुझे कल देकर गए थे इस कमरे में वह भी नहीं थे। जब मैं नहाने गई तब मुझे ध्यान आया कि लहंगा पहनकर तो कमरे से बाहर नहीं निकल सकती। अब आपको नींद से जगाना भी मुझे अच्छा नहीं लगा। उसकी यह बात सुनकर वीर को शर्मिंदगी महसूस हुई। माफ करना राधा, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं रहा कि तुम्हारे पास कपड़े नहीं होंगे। ऐसा करो, अलमारी में से कोई भी मेरी शर्ट और ट्राउजर पहन लो। मैं आज तुम्हारे लिए कपड़े मंगवा देता हूं और फिर तुम खुद शॉपिंग पर जाकर जो चाहे खरीद लेना। वीर ने बड़े ही खुले दिल से यह बात कही थी। उसकी आंखों से बहते आंसू देखकर वह बेचैन था। वो आगे बढ़ा और राधा की आंखों से आंसू पोंछने लगा। उसकी भीगी हुई आंखें बेहद हसीन लग रही थीं और वीर का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसका दिल किया कि आगे बढ़कर अपने होंठ राधा की पलकों पर रख दे, मगर उसने खुद पर काबू रखा। राधा के चेहरे को छूते ही उसके अंदर एक करंट सा दौड़ गया। दोनों कई पल तक एक दूसरे की आंखों में खोए रहे। ये लम्हे बहुत ही खूबसूरत थे, मगर दोनों को अपने हालात का एहसास था। इसीलिए राधा पीछे हट गई और वीर भी लंबी सांस लेते हुए वॉशरूम में चला गया। उसे खुद को संभालने के लिए वक्त चाहिए था और यही हाल राधा का भी था। वो वहीं खड़ी गहरी गहरी सांसें लेती रही और फिर अलमारी की ओर बढ़ गई। सामने वीर के कपड़े लटके हुए थे, मगर वे इतने लंबे थे कि राधा उनमें पूरी तरह छिप जाती। फिर राधा वहीं ट्राउजर और शर्ट उठा लाई जो कल वीर ने उसे पहनने के लिए दी थी, लेकिन उसने पहनी नहीं थी और नौकरानी ने उसे उठाकर वापस अलमारी में रख दिया था। वो ड्रेसिंग रूम में गई और जैसे तैसे करके वीर का ट्राउजर और शर्ट पहनकर बाहर निकल आई। इन ढीले ढाले कपड़ों में राधा का नाजुक जिस्म जैसे कहीं छुप सा गया था। उसने बाजुओं को कोहनी पर फोल्ड कर रखा था और एक बेल्ट की मदद से शर्ट को कमर पर कसकर बांध रखा था। उसका नाजुक रूप इस बेढंगे कपड़ों में भी बेहद खूबसूरत लग रहा था। जब वीर ने उसे देखा तो देखता ही रह गया। हल्की वाइट कॉटन की शर्ट जो उसके वजूद की खूबसूरती को और भी उभार रही थी। उसकी ब्लैक स्ट्रिप वाइट शर्ट के आर पार साफ दिखाई दे रही थी। और जब अनजाने ही उसकी नज़र राधा की धड़कनों पर ठहरी तो उसका दिल 120 की रफ्तार से धड़कने लगा। उसका जी चाहा कि सब कुछ भूलकर राधा को अपनी बाहों में भर ले, उसकी खूबसूरत धड़कनों को महसूस करे, उसकी नाजुकता में डूब जाए। लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। राधा उसकी नज़रों से बुरी तरह परेशान हो रही थी और फिर बेमतलब ही ड्रेसिंग टेबल पर रखा सामान इधर उधर सेट करने लगी।
वीर के लिए उसे नजरअंदाज करना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी उसने खुद पर काबू रखा और कदम बाहर की ओर बढ़ाए कि तभी पीछे से उसे राधा की आवाज सुनाई दी। मुझे एक बार अपने पापा से मिलना है। वीर के कदम एक पल के लिए रुक गए। उसने मुड़कर राधा की ओर देखा। तुम्हारे पापा इस वक्त एक अस्पताल में एडमिट हैं और उनका इलाज चल रहा है। भगवान ने चाहा तो वह जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। हॉस्पिटल में? लेकिन पापा तो घर पर थे ना। उनकी तबीयत तो ठीक है ना? वो एकदम घबराकर वीर के सामने आकर खड़ी हो गई। रिलैक्स, वो बिल्कुल ठीक हैं। कल पूरा दिन मैं इसी भागदौड़ में लगा रहा। अंकल जी की तबीयत बिगड़ने लगी थी तो मैं उन्हें लेकर अस्पताल चला गया था। केशव को तो मैं एक ही नज़र में पहचान गया था कि वह कैसा इंसान है। कल पूरा दिन वह घर नहीं आया था और इसी दौरान अंकल जी की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ गई थी। मैंने उन्हें एक अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है और डॉक्टर उम्मीद दिला रहे हैं कि वह जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। और राधा की आंखों में आंसू चमकने लगे थे। यह इंसान तो उसकी उम्मीदों से भी बढ़कर अच्छा निकला। वो उसका यह एहसान कैसे चुकाएगी? शाम तक राधा कमरे में ही रही थी। घर के नौकर अभी तक हैरान थे कि उनका वह बॉस जो शादी के नाम से चिढ़ता था, अब अचानक एक पत्नी लेकर आ गया था और जो कमरे से बाहर भी नहीं निकल रही थी। सब नौकर राधा को देखने के लिए बुरी तरह बेताब थे, जो उनके बॉस की पत्नी बनी थी। मगर राधा ने जो कपड़े पहन रखे थे, उनमें वह कभी भी बाहर नहीं आ सकती थी। वीर बाहर से लौटकर आया तो उसके हाथों में ढेर सारे शॉपिंग बैग थे, जिनमें राधा के लिए कपड़े, जूते, श्रृंगार का सामान और बाकी जरूरत की सारी चीजें थीं। वीर ने सारा सामान राधा की ओर बढ़ा दिया और जब राधा ने सामान बाहर निकाला तो उसमें मौजूद लेडीज सामान देखकर उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया, जबकि वीर एक होंठ दांतों से दबाते हुए उसकी ओर शरारत से देख रहा था। यह क्या बदतमीजी है वीर? आपको ये सब लाने की क्या जरूरत थी? उसने जल्दी जल्दी सारा सामान वापस बैग में डाला और लाल चेहरा लिए वीर की तरफ से पीठ करके खड़ी हो गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। वीर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। क्यों जरूरत नहीं थी? पत्नी हो तुम मेरी। तुम्हारी चीजों का ख्याल मैं नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? वैसे साइज वगैरह तो मुझे पता नहीं था, लेकिन कल से तुम्हें देखने के बाद मुझे थोड़ा बहुत आइडिया हो गया था। वो उसके खूबसूरत नाजुक वजूद को बड़ी ही गहरी नजरों से निहार रहा था और उसकी नजरों की तपिश महसूस करते हुए राधा ने जल्दी से अपने सीने पर हाथ रख लिए थे। आप बहुत बेशर्म हैं। वो जोर से हंस पड़ा। तुमने बेशर्मी दिखाने का मौका ही नहीं दिया। मैं तो इससे भी ज्यादा बेशर्म हूं। वैसे तुम चाहो तो तुम्हारी अनुमति से मैं तुम्हें बेशर्मी दिखा सकता हूं। 2 कदम आगे बढ़ते हुए उसने राधा के कान में सरगोशी की थी और साथ ही उसके कान की लौ को हल्के से अपने लबों से छू गया था और राधा का दिल धड़क उठा। उसे हल्का सा धक्का देते हुए सारा सामान उठाकर वो ड्रेसिंग रूम के अंदर भाग गई थी और फिर गहरी गहरी सांसें लेने लगी। पीछे से उसे वीर की आवाज आई थी। अच्छा सुनो, ब्लू वाला सूट पहनना तुम पर अच्छा लगेगा। उसने डार्क ब्लू कलर का सूट निकाला जिस पर हल्का मोतियों का काम किया गया था। बहुत खूबसूरत था। कपड़े पहनने से पहले जब उसने अपनी पर्सनल चीजें पहनी तो उसके लबों पर एक हल्की सी मुस्कान आई थी। साइज उसे एकदम फिट बैठा था। कितने घाघ हैं वीर, नजरों ही नजरों में मेरा साइज भी पता कर लिया। एक हल्की सी शर्मीली मुस्कान राधा के होंठों को छू रही थी, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा उदास हो गया। मुझे अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। मैं सिर्फ एक सौदे के लिए लाई गई हूं। जैसे ही कर्ज उतर जाएगा मैं यहां से चली जाऊंगी। मुझे वीर के लिए अपने दिल में कोई जज्बात नहीं पालने चाहिए और वीर की इन बातों को मुझे सीरियसली नहीं लेना चाहिए। वो तो एक मर्द है। जब सामने खूबसूरत जवान लड़की मौजूद होगी तो कौन मर्द होगा जो अपने जज्बातों पर काबू रख सके? वह भी तब जब सामने वाली लड़की उसके साथ एक जायज रिश्ते में बंधी हो। मुझे पता है वीर मुझे पाना चाहता है, मेरे वजूद से अपनी प्यास बुझाना चाहता है, और अगर ऐसा ना होता तो वो मुझे पैसों के बदले अपने घर लेकर ना आता। मुझे खुद को मजबूत बनाना होगा, अपनी इज्जत को बचाकर रखना होगा। जज्बातों में बहकर अगर मैं कोई गलती कर बैठी तो वीर का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। कुछ रातों तक मुझे अपने बिस्तर की शोभा बनाने के बाद वह मुझे अपनी जिंदगी से निकाल देगा और फिर उसके बाद मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आखिर मैं हूं ही क्या? मेरी हैसियत क्या है? वीर की नरम तबीयत की वजह से उसके दिल में वीर के लिए जो भाव पनपने लगे थे
उन्हें उसने थपक ठपक कर सुला दिया और फिर कपड़े पहनकर बाहर आ गई, जहां वीर बेड पर कुछ ज्वेलरी बॉक्स खोले बैठा था। राधा हैरान रह गई। ये सब क्या है वीर? अब तुम सुनी कलाइयां लेकर तो नहीं घूमोगी ना? राधा ने एक नज़र उस सामान पर डाली और फिर संजीदगी से वीर की तरफ देखते हुए बोली, मैं यह सारा सामान नहीं ले सकती। आप कपड़े वगैरह ले आए, यही काफी है। बल्कि ऐसा करना, यह भी मेरे हिसाब में लिख देना। मैं आपका कोई भी उधार बाकी नहीं रखना चाहती। वीर के उस पर बहुत ज्यादा एहसान थे और वह इससे ज्यादा एहसान लेना नहीं चाहती थी। राधा की बात सुनकर वीर ने गंभीरता से उसकी ओर देखा। इन सब का पैसा मैं तुमसे नहीं लूंगा। तुम मेरी बीवी का किरदार निभा रही हो, तो तुम्हें उसी तरह रहना होगा जैसे मेरी असली बीवी रहती। हमें और तुम्हें यह बात मालूम है कि तुम मेरा कर्ज चुकाने के लिए इस घर में हो, मगर बाहर के नौकरों को यही लगता है कि तुम मेरी बीवी हो, जिससे मुझे दीवानावार प्यार हो गया है। अब अगर तुम इस तरह के हुलिये में बाहर जाओगी तो सबको शक हो जाएगा और वे लोग जाकर दादी को सब कुछ सच बता देंगे, जबकि मैं नहीं चाहता कि दादी को हमारे रिश्ते की सच्चाई का पता चले। वे रिश्तों को लेकर बहुत संवेदनशील हैं और इस मामले में मुझे भी कोई छूट नहीं देती। इसीलिए हमारे लिए मुश्किल पैदा मत करो और जो मैं तुम्हारे लिए लाया हूं उसे चुपचाप अपना लो। वीर कहकर कमरे में पड़े सोफे पर जाकर बैठ गया और मोबाइल में व्यस्त हो गया, जबकि राधा ने वीर की दी हुई ज्वेलरी में से सोने की चूड़ियां और गले में एक मंगलसूत्र पहन लिया। बाकी सारे बॉक्स उठाकर उसने अलमारी में रख दिए थे। इस बार वीर ने भी उससे ज्यादा बहस नहीं की थी। वह कमरे से बाहर निकल आई। सामने से जाती हुई एक नौकरानी ने उसे देखकर पूछा कि उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं, तो राधा ने ना में सर हिला दिया और उसे दादी के कमरे के बारे में पूछने लगी। अब जब वह इस नाटक का हिस्सा बन ही चुकी थी, तो वह इसे पूरी सच्चाई से निभाना चाहती थी। दादी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक देकर वह अंदर चली आई। सामने दादी कौच पर अर्ध लेटी थीं। एक नौकरानी उनके लिए चाय कप में डाल रही थी। राधा को तो लगा था कि वीर की दादी कोई बूढ़ी सी औरत होंगी, लेकिन सामने जो औरत थी वह इतनी भी बूढ़ी नहीं थी, काफी स्वस्थ और जवान दिख रही थीं। राधा आगे बढ़ी और दादी के पैर छूते हुए बोली, प्रणाम दादी माँ। दादी ने ध्यान से उसकी ओर देखा तो फिर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुरा दी। जीती रहो, खुश रहो, सदा सुहागन रहो। अब मुझे समझ आया कि वीर ने तुम्हें कमरे में छिपाकर क्यों रखा था। उसे डर लग रहा होगा कि कहीं उसकी खूबसूरत सी बीवी को किसी की नजर ना लग जाए। मैं कह कहकर थक गई कि मुझे बहू से मिलवा दे, बहू से मिलवा दे, लेकिन वो मेरी बात को बार बार टालता रहा। इतनी खूबसूरत बहू देखकर दादी भी खुश हुई थीं, इसलिए उन्होंने राधा को ढेरों आशीर्वाद दे दिया। राधा की जिंदगी में ऐसा कोई नहीं था जो उसे इस तरह आशीर्वाद देता। दादी की बातें सुनकर उसकी आंखें भीग गईं, मगर उसने किसी तरह आंसुओं को रोक लिया था और फिर दादी से अपना परिचय देने के बाद हल्की फुल्की बातें करने लगीं। दादी उम्र में भले उससे कई गुना बड़ी थीं, मगर उनका मिजाज बहुत चुलबुला था। बात बात पर मजाक करना जैसे उनकी आदत थी। राधा भी खुशमिजाज थी, इसलिए वह जल्दी ही दादी से घुल मिल गई और फिर दोनों बातों में मग्न हो गईं। तभी कमरे में प्रवेश करता हुआ वीर यह दृश्य देख रहा था। उसने दिल ही दिल में इस रिश्ते के बने रहने की दुआ की और खुद भी गला खंखारते हुए कमरे में आ गया, जहां दादी अब गुस्से में बैठी थीं। उन्होंने तुरंत वीर का कान पकड़ लिया और डांटने लगीं कि आखिर उसने उनकी गैर मौजूदगी में शादी कैसे कर ली। न कोई ढोल धमाका, न किसी रिश्तेदार या दोस्त को बुलावा, बस लड़का लड़की ने आपस में फैसला किया और शादी कर ली। काफी देर बाद जब दादी का गुस्सा शांत हुआ तो उन्होंने वीर के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, भले तुमने मुझसे पूछे बिना शादी की है, लेकिन दुल्हन बहुत प्यारी लाए हो। इसका हमेशा ख्याल रखना और कभी इसका दिल मत दुखाना। दादी वीर का हाथ पकड़कर उसे प्यार से समझा रही थीं। वो धड़कते दिल के साथ वीर को दादी से बातें करते हुए सुन रही थी। वो दादी के सामने राधा का ख्याल रखने के वादे कर रहा था, जबकि राधा को यह सब झूठ लग रहा था। जल्दी ही तो उनका रिश्ता टूट जाने वाला था। उसने दुख भरी नजरों से वीर की ओर देखा था, मगर अब वो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। वो गहरी चंचल नजरें जो कुछ देर पहले उसी पर जमी थीं, अब पूरी तरह दादी पर थीं। वो अपनी चमकती आंखों से दादी को ही देख रहा था, आंखों में ढेर सारी मोहब्बत और सम्मान लिए हुए। बेखुदी में राधा के दिल में यह तमन्ना जागी
कि काश इन आंखों में मेरे लिए भी ऐसी ही मोहब्बत हो। कुछ भी हो, वीर बहुत ख्याल रखने वाला और चाहने वाला पति था, और ऐसा पति तो हर लड़की चाहती है ना। न चाहते हुए भी राधा अपने दिल में वीर के लिए एक जगह बनते हुए महसूस कर रही थी। कुछ देर बाद सब लोग डाइनिंग हॉल की तरफ चले गए, जहां दादी ने राधा के स्वागत में तरह तरह के पकवान बनवाए थे। धीरे धीरे दादी और राधा की गहरी दोस्ती हो गई। दिन में राधा सभी नौकरों से अपनी निगरानी में काम करवाती, दादी के लिए उनके मनपसंद खाने बनाती और कभी-कभी वीर के लिए भी उसकी पसंद की डिश बना देती। वीर और दादी के सारे काम वह अपने हाथों से करती। दादी उसे बहुत प्यार करने लगी थीं। राधा को भी दादी से बहुत दिली लगाव हो गया था। और फिर एक दिन ऐसा आया जब उसे एहसास हो गया कि दादी के साथ साथ वह वीर से भी मोहब्बत करने लगी है। उस दिन वह बहुत ज्यादा थकी हुई थी, क्योंकि आज उसने दादी और वीर के कपड़े धोए थे, दादी के पैरों की मालिश की थी, उनके बालों में तेल लगाया था और उनके लिए खाना भी बनाया था। वीर के लिए भी एक चॉकलेट केक बनाया था। ये सब काम करके जब वह कमरे में आई तो उसने वीर की शर्ट इस्त्री करके अलमारी में सलीके से टांगना शुरू कर दिया। आखिरी शर्ट को टांगने लगी तो अचानक वीर की उसी टी शर्ट पर नजर पड़ी जो वह रात को पहनकर सोया था और अब हैंगर में लटक रही थी। बेख्याली में उसने वो टी शर्ट उठाकर अपने हाथों में थाम ली और फिर टी शर्ट को अपने ऊपर फैलाकर एक बाजू को पकड़कर सूंघा और फिर टी शर्ट को अपने होंठों से छूते हुए अलमारी में वापस रख दिया। यह एक अनजाने में हुई हरकत थी, मगर उसी पल उसे एहसास हो गया कि वह वीर की मोहब्बत में डूब चुकी है। इस एहसास के साथ उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सारा दिन उदास रही, ये सोचकर कि जैसे ही कर्ज उतर जाएगा वो यहां से चली जाएगी। और इसी सिलसिले में रात को उसने वीर से पूछा, आपने मेरी मंथली सैलरी कितनी तय की है? उसे यहां रहते हुए करीब 2 महीने हो चुके थे। इन 2 महीनों में वह अपने पापा से भी जाकर मिल चुकी थी। उसके पापा अब पहले से काफी ठीक हो गए थे, बैसाखी के सहारे चलने भी लगे थे, अपने छोटे मोटे काम भी खुद कर लिया करते थे। वीर ने उन्हें किराने की दुकान दिलवा दी थी, जिस पर राकेश जी बैठने लगे थे। केशव का तो कुछ पता ही नहीं था कि वह कहाँ चला गया। बस उसने एक खत छोड़ा था कि वह अपने दोस्त के साथ दुबई जा रहा है पैसे कमाने। उसका सवाल सुनकर वीर के चेहरे की मुस्कान भी फीकी पड़ गई थी। तुम्हें कितनी चाहिए? वीर ने आईब्रो उठाते हुए उससे पूछा। उसके चेहरे की फीकी मुस्कान को राधा भी देख चुकी थी। जितनी किसी नौकर की होती है। ये कहते हुए उसे बहुत तकलीफ हुई थी। वो पूरी दुनिया के सामने नौकर बनकर रह सकती थी, लेकिन वीर के सामने नौकर बनना उसे बहुत दुख दे रहा था। और इस ख्याल से ही उसकी आंखें भीगने लगी थीं। वीर यह सब देख रहा था। वो राधा की ओर बढ़ा। राधा जब अपने आंसू ना रोक सकी तो उसने मुंह मोड़ लिया। वीर बिल्कुल उसके पीछे आकर खड़ा हो गया और उसके दोनों कंधों को पकड़कर उसका रुख अपनी ओर कर लिया। एक आंसू उसकी आंख से गिरा और गाल पर आकर ठहर गया, जिसे वीर ने अपने होंठों से चूम लिया। वीर के होंठ अपने गाल पर महसूस करते ही राधा की जैसे सांसें रुक गईं। उसके शरीर में एक सनसनी दौड़ गई। दोनों बेसुध होकर एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। राधा के कंधों को थामे वीर थोड़ा सा उसके करीब हुआ और उसकी आंखों में झांकने लगा, और फिर अचानक झुकते हुए उसने राधा के होंठों पर अपने होंठ रख दिए और खुद को सुकून देने लगा। न जाने कितनी देर तक वो उसके होंठों पर झुका रहा। ये पल इतने हसीन थे कि वीर का दिल कर रहा था वक्त यहीं थम जाए। काफी देर गुजर जाने के बाद जब वीर पीछे हटा तो राधा का चेहरा लाल हो चुका था। वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसका ये रूप वीर के दिल में उतरता जा रहा था। वह राधा को अपनी बाहों के घेरे में लिए उसके सिर पर अपना हाथ रखते हुए कहने लगा, आज के बाद मत रोना। तुम्हारी आंखों के आंसू मुझे तकलीफ देते हैं। तुम जितनी कहोगी उतनी सैलरी तय कर दी जाएगी। बस मैं तुम्हारी आंखों में आंसू ना देखूं। मुझे लगता है जैसे इन आंसुओं के साथ मेरा दिल भी डूब जाएगा। अपनी बाहों के घेरे में राधा को लिए वह उसके कान में सुकून घोल रहा था, जबकि वह स्तब्ध थी। वीर यह सब क्यों कह रहा था? क्या वो भी उससे प्यार करने लगा था? इन ख्यालों से राधा के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई, मगर जब उसे अपनी हैसियत याद आई तो यह खुशी ज्यादा देर तक टिक ना सकी। वो कैसे वीर के साथ खुश रह सकती थी या रिश्ता बना सकती थी, जब वो इस घर में उसकी बीवी की तरह
सिर्फ एक सौदे का हिस्सा बनकर आई थी। यह हकीकत वह अच्छे से जानती थी। एक पल में वह हकीकत की दुनिया में लौट आई। वह वीर के बाहों से खुद को अलग करती हुई कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई और वहां काफी देर तक आंसू बहाती रही। राधा के इस तरह चले जाने पर वीर ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वह खुद पर काबू क्यों नहीं रख पाता। अभी तक तो राधा का दिल भी नहीं जीता था और वह उसके जिस्म पर हक जताने लगा था। वो कमरे से बाहर निकल गया। राधा जब वापस आई तो कमरा खाली था। वह बहुत उदास हो गई, मगर यह वक्त दादी को दवाई देने का था, इसीलिए उनके कमरे में चली गई। रात को जब वह वापस कमरे में आई तो वीर ने उसके सामने एक चेक रख दिया। कहने लगा, तुम्हारी सैलरी मैंने 50,000 रुपये तय की है। मेरा कर्ज 5 लाख था, जिसमें से 1 लाख चुका दिया गया है। अब 4 लाख बाकी है। मेरा यह कर्ज उतारने के लिए तुम्हें 8 महीने यहां काम करना होगा। वीर उसकी 1 महीने की सैलरी 2.5 लाख भी तय कर सकता था और 2 महीने की सैलरी में ही 5 लाख दिखाकर उसके सिर से यह बोझ हटा सकता था। मगर उसे मालूम था, जैसे ही राधा को कर्ज खत्म होने की खबर मिलेगी, वो यहां से चली जाएगी। जबकि वीर को अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाने के लिए कुछ वक्त चाहिए था। इसीलिए दिल पर पत्थर रखकर उसने राधा को चेक पकड़ाया। राधा तो 50,000 की सैलरी सुनकर बहुत खुश हो गई थी। वह कहीं भी काम करती, लेकिन 50,000 उसे कहीं भी मिलने वाले नहीं थे। ऐसे में बहुत कम वक्त में उसका कर्ज उतर सकता था। जबकि उसके चेहरे पर फैली हुई इस खुशी को वीर देख चुका था और मन ही मन उदास हो गया। शायद राधा भी जल्द से जल्द उससे छुटकारा पाना चाहती है और यहां से जाना चाहती थी। राधा बेड पर लेटी हुई थी और उसने अपनी आंखों पर हाथ रखा हुआ था। वीर भी उसके बराबर बेड पर लेटा हुआ था। उसने पहले दिन ही वीर से कह दिया था कि वह सोफे पर सो जाएगी। वीर बेड पर आराम से सो सकता है, मगर वह भी जानता था कि कमरे में मौजूद सोफा ऐसा नहीं था जिस पर चैन से सोया जा सके। इसीलिए वीर ने भी शर्त रखी कि दोनों बेड पर ही सोएंगे, लेकिन एक दूसरे से दूरी बनाकर, ताकि दोनों को सुकून की नींद आए। राधा ने उसकी बात मान ली। वीर उसके पास आकर लेट गया। वीर को वह बहुत उदास लग रही थी, मगर वह चाहते हुए भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। जबकि राधा अपनी आंखों पर बांह रखे अपनी बीती जिंदगी के बारे में सोच रही थी। पता नहीं केशव कहाँ होगा और क्या कर रहा होगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। काश वो वीर को किसी और हालात में मिली होती। ऊपर वाले ने वीर को उसकी किस्मत में तो लिखा था, मगर इस तरह कि वह कभी उसके सामने सर उठाकर नहीं जी सकती थी। इन्हीं बातों को सोचते हुए राधा सो गई थी, जबकि इससे बेखबर वीर इसी ख्याल में डूबा हुआ था कि काश राधा उसे किसी और वक्त मिली होती। केशव उसका भाई ना होता, तब वह पूरे सम्मान से उसका हाथ मांगता, धूमधाम से शादी करता और राधा को रुखसत करके अपने घर ले आता। राधा को देखते ही वह उससे मोहब्बत करने लगा था, मगर हालात उस वक्त ऐसे थे कि वहां रुककर वह राधा का रिश्ता नहीं मांग सकता था और इसीलिए उसे उस वक्त जो सही लगा उसने वही किया। मगर अब वो राधा के दिल से यह बात नहीं निकाल सकता था कि वह उसका खरीदार है। वो चाहता था कि राधा इस बात को भुला दे, मगर राधा की खुददारी उसे इस बात की इजाजत नहीं दे रही थी। अभी तक उसे राधा के जज्बात का भी पता नहीं था कि वो उसके बारे में क्या सोचती है। दोनों ही अपने अपने दिल में दर्द छुपाए बस यही सोच रहे थे कि काश हम एक दूसरे से किसी और हालात में मिले होते। रात का न जाने कौन सा पहर था जब राधा को एहसास हुआ कि कोई उसके बेहद करीब है। झट से उसने अपनी आंखें खोल दीं। वीर आंखों में मदहोशी के रंग लिए उसके ऊपर झुका हुआ था। एकदम धक्का देते हुए वह उठ बैठी। वीर, जो आज बुरी तरह बेचैन था और अब उसे निहारते हुए अंदर ही अंदर मदहोश हो रहा था, मगर राधा के इसी मदहोशी में उसके बेहद करीब आ गया था। अब उसका यह रिएक्शन देखकर वो हैरान हुआ था। यह आप क्या कर रहे हैं? आप अपना वादा भूल रहे हैं वीर जी। मैं आपको एक अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन आप भी हवसपरस्त मर्द निकले। मौका पाते ही मेरा वजूद पाने के लिए मेरे करीब आ गए। आंखों के आंसू पोंछते हुए बोली। और आज पहली बार वीर को गुस्सा आया था। उसने राधा को बाजू से पकड़कर झंझोड़ कर रख दिया। पत्नी हो मेरी, जब चाहूं जैसे चाहूं तुमसे अपना हक वसूल सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करना नहीं चाहता।
लेकिन आज तुमने मुझे मेरी ही नज़रों में गिरा दिया। मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। वो गुस्से से रूम के बाहर निकल गया और राधा को एहसास हुआ कि उसने कुछ ज्यादा ही गलत बोल दिया था। अगले दिन वह नजरें झुकाए वीर के सामने खड़ी थी। माफ कर दीजिए, रात मैंने आपको कुछ ज्यादा ही सुना दिया। उसकी आवाज में पछतावे की नमी थी, मगर वीर का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। चेहरा सख्त और नजरें तीखी। राधा ने होंठ भींचे और थोड़ी हिम्मत करके बोली, वीर जी, अब आप कुछ ज्यादा ही नखरे दिखा रहे हैं। अगर आपने मुझे माफ नहीं किया तो मैं दादी जी को जाकर सब कुछ बता दूंगी। दादी का नाम सुनते ही उसके सख्त चेहरे पर हल्की सी नरमी उभर आई। होठों की तनी रेखा थोड़ी ढीली पड़ी, नजरें कुछ पल को नीचे झुकीं और फिर वह धीमे स्वर में बोला, ठीक है, मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ कर सकता हूं। राधा की धड़कनें तेज हो गईं, चेहरे पर हल्की परेशानी और जिज्ञासा उभर आई। कौन सी शर्त? वह बेचैनी से बोली। वीर ने तिरछी नजरों से उसकी ओर देखा और अपने होठों पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा, मुझे उसी तरह मनाओ जैसे जब मेरी दादी मुझसे नाराज होती हैं, तब मैं उन्हें मनाता हूं। ये सुनते ही राधा का दिल जोर से धड़क उठा, चेहरा गुलाबी पड़ गया। आपका दिमाग तो ठीक है, मैं वैसे कैसे मना सकती हूं? वीर तो अपनी दादी के गले में बाहें डालते हुए, उनके गालों को चूमते हुए दादी का गुस्सा शांत कर देता था। उसकी आंखें बड़ी हो गई थीं, गालों पर शर्म की लाली उतर आई थी। वीर ने शांत स्वर में कहा, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें माफ नहीं कर रहा। अच्छा ठीक है, पहले आप अपनी आंखें बंद करें। वह बेबस हुई। वीर ने बिना कुछ कहे अपनी आंखें बंद कर लीं। राधा धड़कते दिल और कांपते हाथों से उसके करीब हुई और फिर अपने नरम हल्के होंठों को उसके गाल पर रख दिया। एक मासूम सा स्पर्श जिसमें शर्म भी थी, डर भी और कहीं न कहीं एक अनकहा अपनापन भी। प्लीज, अब तो माफ कर दीजिए। उसकी धीमी सी आवाज में जो सच्चाई थी, उसने वीर के भीतर तक सुकून भर दिया। लेकिन वो अपनी भावनाओं को छुपाते हुए, चेहरे पर हल्की अकड़ और बनावटी सख्ती लाते हुए बोला, ठीक है, बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूं तुम पर। चलो जाओ, माफ किया। और राधा के चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान फैल गई थी। राधा को यहां पर काम करते हुए 10 महीने अब पूरे हो चुके थे। वह वीर की पत्नी बनकर ही रह रही थी। कई बार दोनों के बीच तीखी बहस हुई। कई बार वह लड़ते लड़ते वीर की बाहों में गिर गई। न जाने कितनी बार वीर ने उसे अपनी आगोश में लेकर उसके माथे पर अपने होंठ रखे थे। कितनी बार उसने राधा को चोट लगने पर मरहम पट्टी की थी और साथ ही उसके आंसू पोंछते हुए बार बार यह महसूस कराया था कि वह उसे तकलीफ में नहीं देख सकता। न जाने कितनी बार वह बिना कहे राधा की उदासी को समझ लिया करता था और फिर उसका मूड ठीक करने के लिए न जाने कौन कौन से जतन करता था। राधा उसकी इन सभी बातों को समझ रही थी, मगर फिर भी वह उसकी भावनाओं का जवाब नहीं दे रही थी। आज महीने का आखिरी दिन था और वीर उसे सैलरी का चेक देने वाला था। राधा उदास थी। वह चाहती थी समय यहां रुक जाए, मगर वीर से यह सब कहकर वह अपनी आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकती थी। उसके पास केवल स्वाभिमान ही बचा था। उसे यह भी नहीं पता था कि यहां से जाने के बाद उसका ठिकाना क्या होगा, वो कहाँ रहेगी। मगर उसे यह सुकून था कि वो वीर का कर्ज चुका देगी। वीर ने उसकी सैलरी का चेक उसके सामने रखा और राधा की आंखों के आगे धुंध सी छा गई। चेक उठाकर उसने दोबारा वीर के हाथ में थमा दिया और बोली, आज से आपका कर्ज खत्म हो गया। अब तुम कहाँ जाओगी? वीर ने धीमी आवाज में पूछा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम यहीं पर रह जाओ? मैं हर महीने तुम्हें वैसे ही सैलरी देता रहूंगा। दादी तुमसे बहुत जुड़ चुकी है। घर के सारे काम तुमने संभाले हुए हैं। मैं बेफिक्र हो गया था, अब घर की तरफ से परेशानी होगी। वीर का लहजा बहुत नरम था। न जाने उसकी कोशिशों में कहाँ कमी रह गई थी कि राधा अब तक उसके दिल की बात समझ नहीं पाई थी। वो चाहकर भी उसे अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहा था। राधा का दिल टूट चुका था। पहले तो उसे लगा कि शायद वीर उसे अपने प्यार की वजह से रोक रहा है, मगर अब समझ आया कि वो तो सिर्फ अपने घर की देखभाल के लिए उसे रोक रहा था। चलो ठीक है, फिर ऐसे ही सही, कम से कम वो वीर के करीब तो रह सकती है। उसने उसकी बात मान ली और दादी के कमरे की तरफ बढ़ गई। राधा रात को अपने कमरे में नहीं आई थी, बल्कि वहीं दादी के कमरे में ही सो गई थी। अगली सुबह जब वह अपने कमरे में आई
तो वीर बहुत उदास था। वह पूरी रात जागता रहा था और आंखें लाल हो रही थीं। मैं बस अपने कपड़े लेने आई हूं, फिर दूसरे कमरे में जाकर नहा लूंगी और घर के काम भी देखूंगी, राधा ने झुकी नजरों से कहा। वीर को लगा, अब जब राधा ने उसका कर्ज चुका दिया है तो वह उससे दूर जा रही है, और इसीलिए दादी के कमरे में भी रही, जबकि राधा यह सोच रही थी कि वीर ने उसे सिर्फ अब घर के कामों के लिए रोका है। दोनों ही अपने अपने भ्रम में उलझे हुए थे। ठीक है, अपने कपड़े लो और जाओ यहां से, वीर ने गुस्से में कहा और वॉशरूम में घुस गया। राधा उसका गुस्सा महसूस कर चुकी थी, मगर समझ ना पाई कि उसे गुस्सा किस बात पर था। वो कपड़े लेकर दादी के कमरे में चली गई। वो वहीं पर नहाकर कपड़े बदलने के बाद घर के काम देखने लगी। आज उसने वॉशिंग मशीन चालू कर दी और घर के सारे कपड़े धोने लगी। हालांकि इसके लिए नौकरानी थी, मगर अब उसे लग रहा था कि यह काम उसी के हैं। उसने चादरें, पर्दे, तकिए सब इकट्ठा करके धोने शुरू कर दिए। मौसम बदल रहा था, उसे परहेज की जरूरत थी, मगर उसने परवाह नहीं की, और शाम होते होते राधा को बुखार ने घेर लिया। वो दादी के कमरे में पड़ी हुई थी और आंखें लाल हो रही थीं। दादी ने डॉक्टर बुलाया, जिसने उसे मौसम बदलने का बुखार बताया और दवा दे दी, मगर बुखार था कि उतर नहीं रहा था। वह अर्धचेतन अवस्था में थी और बार बार वीर का नाम ले रही थी। जब वीर घर लौटा तो दादी ने उसकी अच्छी खासी क्लास ले ली। कैसे पति हो तुम? अपनी बीवी की खबर तक नहीं तुम्हें कि वह किस हाल में है। फौरन इसे डॉक्टर के पास ले जाओ। वीर हक्का बक्का होकर दादी को देखने लगा। राधा अब भी बेहोश थी और वीर का नाम ले रही थी। कुछ देर बाद वीर ने राधा को अपनी बाहों में उठाया और फिर कार में डालकर डॉक्टर के पास ले गया। वापस आकर भी दादी ने राधा को अपने कमरे में ले जाने को कहा, तो वीर ने चुपचाप राधा को फिर से बाहों में उठाया और दादी के कमरे में छोड़ दिया। रात के 12 बजे तक राधा का बुखार टूट चुका था। उसकी आंखें खुलीं तो खुद को दादी के कमरे में पाया। वो उठकर बैठी, मगर इससे पहले कुछ बोलती, एक मर्दाना भारी हाथ उसके मुंह पर आ गया। उसने चीख मारनी चाही, मगर चीख भी ना निकल सकी। वीर ने उसे कान में चुप रहने को कहा और फिर उसे अपनी गोद में उठाते हुए अपने कमरे में ले गया। उसे बेड पर बिठाने के बाद उसने पलटकर दरवाजा बंद किया और उसके सामने आकर बैठ गया। राधा हैरत से टकटकी लगाए उसके चेहरे की ओर देखती जा रही थी और बात को समझने की कोशिश कर रही थी। वीर ने एकदम उसके पास बैठते हुए उसे अपनी बाहों के घेरे में भर लिया और फिर बेहद शिद्दत से उसका चेहरा चूमने लगा। मुझे लगा था मेरी अनकही बातों को तुम समझ जाओगी, मगर तुम बहुत ही बुद्धू हो, जिसे न मेरे जज्बात समझ आते हैं, न मेरी मेहरबानियों का मतलब, न ही मेरे किसी भी व्यवहार में तुम्हें मेरा प्यार नजर आया। इसीलिए अब मुझे शब्दों का सहारा लेना पड़ रहा है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं राधा, और एक पल के लिए भी तुमसे जुदा नहीं हो सकता। केशव का कर्ज तो बस एक बहाना था। मैं सिर्फ तुम्हें अपने पास रखना चाहता था, इसीलिए कर्ज के बहाने तुम्हें अपने पास ले आया। ये सोचकर कहीं मेरा प्रपोजल सुनकर तुम शादी से इनकार ना कर दो, या फिर तुम्हारा किसी और में इंटरेस्ट ना हो। मैं तुम्हें किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे लगता है मैंने तुम्हें खो दिया है। प्लीज मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। हमारी झूठी शादी को सच्चा बना दो। मेरी चाहत को अपने साथ का सम्मान दे दो। वीर तड़पते हुए लहजे में कह रहा था। आज बुखार में राधा वीर का नाम पुकार रही थी। इससे वीर को पता चल गया था कि वह भी उससे प्यार करती है, जबकि राधा उसकी इतनी खूबसूरत बातें सुनकर पिघलती जा रही थी। उसने भी वीर के सीने पर अपना सिर रख दिया और कहने लगी, मुझे भी आपसे प्यार हो गया था, मगर मेरी हैसियत मुझे इजहार नहीं करने दे रही थी। अब जब मोहब्बत मेरे हिस्से में आ रही है तो मैं उससे मुंह नहीं मोड़ सकती। मैं आपके बिना जिंदा नहीं रह सकती। प्लीज मुझे खुद से दूर ना करें। वह फूट फूट कर रो पड़ी तो वीर ने अपनी आगोश को और भी कसकर बांध लिया। आखिरकार अपनी अना की लड़ाई लड़ते लड़ते उन्होंने इजहार मोहब्बत भी कर लिया था, और इस जंग में अना नहीं बल्कि मोहब्बत की जीत हुई थी। वीर ने जब राधा को अपनी बाहों में समेटा तो जैसे उनके बीच की सारी दूरियां मिट गईं। कमरे में सिर्फ खामोशियां थीं और उन खामोशियों में उनकी धड़कनें गूंज रही थीं। धीरे धीरे वह उसके वजूद में खोता जा रहा था और राधा ने बहुत खुशी से अपना आप वीर के हवाले कर दिया था। जिंदगी इस कदर मेहरबान हो जाएगी राधा ने सोचा भी नहीं था, और वह भगवान की इस कृपा पर दिल से उसकी आभारी थी
कि उसे वीर जैसा जीवन साथी मिला। दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।